सर लाइक मैंने रिसेंटली आपकी रील देखी SIP और SWP के बारे में, और मेरे को टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे SWP के बारे में पता ही नहीं था कि क्या होता है, तो थोड़ा उसके बारे में मैं जानना चाहूंगा आपसे। SIP SWP, और काफी लोगों ने कहा है कि आई थिंक अब वो SWP का ब्रांड एम्बेसडर बन चुका हूं मैं एक्चुअली में। हाँ, तो आई थिंक SWP को अगर मैं डिफाइन करूं सिंपल तरीके से, तो SIP हो गया कि आपने एक बीज डाला, पेड़ को बड़ा किया और वो पेड़ बड़ा हो गया। अब आप उससे क्या करोगे? उसके फल खाओगे, सिंपल। आप पेड़ को बड़ा क्यों करते हो? ताकि आप उसके फल खा सको, राइट? सो फल खाना इज SWP, इट्स कॉल्ड सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। ओके। सो SIP में आपका पैसा हर महीने की कोई एक तारीख को जाता था, SWP में आपका पैसा हर महीने की कोई एक तारीख पे आएगा। तो जो आपने इतना बड़ा पेड़ जो है नर्चर करके बना दिया, वो अब आपको फल देगा, उसको हम सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान कहते हैं। तो इसमें अगर फॉर एग्जांपल मैंने 5000 रुपीज हर महीना इन्वेस्ट किया SIP में, और लाइक मैंने उसको 20 ईयर्स तक बिल्कुल विड्रॉल नहीं किया, तो अगर 20 ईयर्स किया तो उसका कितना अमाउंट और मैं कितना निकाल सकता हूँ, और कब तक वो चलेगा सर? देखिए, अगर आप 5000 के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन 20 इयर्स ब्रॉडली 12% के हिसाब से आपका कैपिटल बन जाएगा 50 लाख रुपए। अब 50 लाख रुपए पे आइडियली आपको जिसे कहते हैं 0.5% पर मंथ, यानी कि 25,000 रुपीज आपको विड्रॉ करना चाहिए। अगर आप 25,000 पे विड्रॉ करते हैं और आपका कैपिटल अभी भी 12% पे कंपाउंड होता रहता है, तो इन दैट केस आपके पास 10 साल में अप्रोक्सीमेटली इसका 2 to 3 टाइम्स हो जाएगा। मतलब 50 लाख की जगह आपके पास 1.5 करोड़ रुपए। तो SWP में यही सबसे बड़ा फायदा है कि अगर आपका विड्रॉल रेट आपके कंपाउंडिंग रेट से कम है, तो आपका कॉर्पस ग्रो करता रहेगा। तो इसका एक सिंपल उदाहरण देखते हैं। समझो 50 लाख रुपए आ गए और अब वो कॉर्पस 12% से ग्रो किया, तो यानी साल में कितना ग्रो किया? 6 लाख रुपए। आपने कितना विड्रॉ किया? 25,000 रुपए महीना, यानी आपने विड्रॉ किया 3 लाख रुपए। 3 लाख अभी बढ़ रहा है, 3 लाख बढ़ा, तो अब जो कैपिटल बढ़ा वो आ गया 53 लाख। 53 लाख। अब वो 53 लाख पे 12% होगा, और 53 लाख का आप अभी भी क्या कर रहे हो? आप अभी भी 50 लाख के हिसाब से 0.5 निकाल रहे हो। तो आपका 0.5 तो वही निकल रहा है, पर यहां कंपाउंडिंग बहुत तेजी से चल रही है, तो वो गैप बढ़ता रहेगा, आपका कॉर्पस बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। तो अगर ये इक्वेशन कोई समझ जाए, बहुत लोगों ने इसको कंटेस्ट किया है, बहुत लोगों की अपनी थीसिस है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, बट कोई अगर इस थीसिस को समझ जाए ना, वो एक्चुअली उसको समझ आ जाएगा, लाइफ बहुत ही आराम से हम प्लान कर सकते हैं, बहुत इजीली प्लान कर सकते हैं। तो सर जैसे आपने CFA करी हुई है, ठीक है, तो मतलब CFA से आपको एक्चुअली में लगता है कि आपको फाइनेंशियल जर्नी में इनपुट मिला है, आपको बेनिफिट हुआ है? तो CFA जो चार्टर है वो बेसिकली किसी को भी फाइनेंस में करियर बनाना है किसी भी प्रकार का, तो उसके लिए वो बहुत फायदेमंद हो सकता है। तो किसी को इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है, किसी को क्रेडिट एनालिस्ट बनना है, किसी को कॉर्पोरेट फाइनेंस में जाना है, किसी को रेटिंग्स में जाना है, किसी को इक्विटी रिसर्च में जाना है, तो फॉर एवरीवन इट इज अ ग्रेट चार्टर टू हैव। बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम है वो, एकदम हैंड्स ऑन एग्जाम है, और उससे आपको जिंदगी भर अगर आप फाइनेंस के फील्ड में फायदा मिलेगा, बिकॉज बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके अकाउंटिंग के, फाइनेंस के, इन्वेस्टमेंट्स के, इक्विटी के, डेरिवेटिव्स के, सबके बहुत क्लियर हो जाते हैं। तेरे साथ फंडामेंटल एनालिस्ट बन जाते हो? बिल्कुल बन सकते हो, उसके बाद बिल्कुल बन सकते हो। बट देखिए, एक होता है, देखिए अगर कोई डॉक्टर बनता है तो वो सर्जरी किताब में पढ़ता है, पर फिर उसको सर्जरी परफॉर्म भी करनी होती है। सही बात। तो यही फाइनेंस में आप किताब में पढ़ लो, कितना भी पढ़ लो, कि भाई ये कंपनी का हमें कौन सा रेशियो देखना चाहिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखना चाहिए, पैट ग्रोथ देखना चाहिए, हमारे को सेल्स ग्रोथ देखना चाहिए, हमें डेट टू इक्विटी देखना चाहिए, बहुत 50 तरह के रेशियो है। पर आप जब एक्चुअल फील्ड में उतरते हो और आप सोचते हो यार ये कंपनी तो सारे रेशियो पे एकदम मस्त है, और आप स्टॉक खरीदते हो और अगले दिन वो गिर जाता है, तो वो वाला जो एक्सपीरियंस है ना, वो आपको क्लिनिकली आता है जब आप एक्चुअली मार्केट में स्टेप इन करते हो। तो फाइनेंस भी यही है, इट्स अ वेरी एप्लीकेशन ओरिएंटेड प्रोफेशन, और इसमें मूविंग पार्ट्स बहुत होते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ इमोशंस वर्क करते हैं फाइनेंस के साथ। फाइनेंस इज नेवर फाइनेंस, फाइनेंस इज ऑलवेज पर्सनल फाइनेंस। तो यानी कि हर व्यक्ति फाइनेंस अलग तरीके से देखेगा, मुस्कान अलग तरीके से देखेगी, रौनक अलग तरीके से देखेगा। उनके लिए इन्वेस्टमेंट्स का मायना अलग हो सकता है, आपके लिए इन्वेस्टमेंट्स का मायना अलग हो सकता है। अब मैं फिर कैसे बताऊं कि भाई इन्वेस्टमेंट्स क्या होती है? तो इसलिए इट्स नॉट वन साइज फिट्स ऑल। उसमें हर व्यक्ति के लिए अपना खुद का एक उसको स्पेस ढूंढना पड़ता है, उसको अपने गोल्स देखने पड़ते हैं, उसको अपने रिस्क टॉलरेंस देखना पड़ता है। अभी हो सकता है मुस्कान बोले कि सर मैं तो जो है आई कांट सी स्टॉक फॉलिंग बिलो 2%, मेरे को तो डर लगता है, तो दैट मींस शी कैन नॉट टेक एनी रिस्क। तो फिर उसके हिसाब से जो भी वो इन्वेस्टमेंट करे वो इतनी एग्रेसिव ना करे। पता चला वो स्मॉल कैप उठा रही है, यू नो, या फिर माइक्रो कैप उठा रही है, तो उस पर तो रिस्क ज्यादा है। आप बोलो सर कोई फर्क नहीं पड़ता, 20% गिरा तो भी चलेगा, मेरे को रिटर्न्स बहुत अच्छे चाहिए। सो एवरीबॉडी हैज अ डिफरेंट व्यू पॉइंट अबाउट कैपिटल डिफरेंट है। यस। तो सर लाइक मुझे इसी चीज़ से एक और चीज़ पूछनी थी। लाइक सपोज करिए आजकल बहुत लोग होते हैं, जैसे कि मैं खुद हूँ, मैंने CFA नहीं किया पर्सनली, तो लाइक मैं कैसे अगर मैं किसी भी चीज़ को एनालाइज करूँ तो मेरे लिए क्या होता है, बेसिकली स्क्रीनर खोला, उस पर जो टूल्स होते हैं उससे मेजर कर लिया, प्रॉफिट बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, बेसिक जो चीज़ें हर यूट्यूब में देखने को मिलती हैं, हर कोर्सेज में सिखाते हैं वो कर ली। बट उसके बाद भी स्टॉक लेता हूँ, कितनी बार बहुत ज़्यादा मेजर लॉस हो जाता है। तो उसको मैं कवर करने के लिए कैसे लग सकता हूँ कि फिर भी इसकी एक लिमिट है कि इस कोर्स से भी जितना भी मैंने सीखा है ओवरऑल वो नॉलेज से मैं इतना ही इन्वेस्ट करना चाहिए मुझे? पहली बात ये है कि मैं लोगों को ये कहता हूं, देखो इन्वेस्टमेंट्स आपका काम नहीं है। इज इन्वेस्टिंग ए फुल टाइम जॉब? नो, नॉट एट ऑल। आप अपना कुछ और काम कर रहे होगे, आप अपनी एजुकेशन परस्यू कर सकते हो या कुछ भी कर रहे होगे। तो अगर आपने समझो सुबह कोई शेयर खरीद लिया और आप क्लास में चले गए, तो आपके क्लास में एक स्ट्रेस रहता है कि यार मेरी पोजीशन ओपन है, चाहे वो 10,000 की होगी या 20,000 की होगी, बहुत ज्यादा अमाउंट की नहीं होगी, पर आपके मन में एक स्ट्रेस चल रहा होगा, यार कुछ तो हो रहा है, क्या हो रहा होगा, अचानक से वो 2,000 रुपए नीचे गिर गए। तो ये ना आपका रोज का काम नहीं है, और अगर आपका रोज का काम नहीं आप मत कीजिए, डोंट गेट इनटू इट।
देयर आर लॉट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच यू कैन यूज ETFs, यू कैन यूज म्यूचुअल फंड्स, जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जहां प्रॉपर मैनेजर्स बैठे हुए हैं जिनका रोज का काम है। तो मैं लोगों को कहता हूं, ना हमारे पास नॉलेज है, ना हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, ना हमारे पास टाइम है, तो हम क्यों इन्वेस्टमेंट्स करें? आई एम अ CFA, उसके बाद भी मैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करता, मैं स्टॉक्स नहीं खरीदता, मैं सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के थ्रू अपनी लाइफ को प्लान करता हूं। तो सर म्यूचुअल फंड भी कैसे प्लान करते हैं कि म्यूचुअल फंड भी 5000 म्यूचुअल फंड्स हो गए आजकल, और हम जैसे कि मैं हूँ, आजकल लोग क्या करते हैं, क्वांट म्यूचुअल फंड ने पिछले साल 30% रिटर्न दिया तो क्वांट म्यूचुअल फंड लेते हैं, वो पिछले साल की है, उससे इस साल को लेना देना नहीं है, क्योंकि पिछले साल मार्केट भी अच्छी परफॉर्म की है, तो उससे मैं जज कहता हूं कि इस साल में कोई वाले म्यूचुअल फंड लेना चाहिए। आप हर साल स्विच करते हैं म्यूचुअल फंड अपना, कैसे करते हैं अपनी स्ट्रैटेजी आप? देखिए आपको ना अगेन नोबडी कैन, ये ना एक क्वेश्चन होता है सर, व्हिच इज द बेस्ट म्यूचुअल फंड, बहुत लोग पूछेंगे ना, मेरे को तो बहुत आता है YouTube पे, Instagram पे, मैं बोलता क्वेश्चन चेंज कर दो, व्हिच इज द राइट म्यूचुअल फंड। द क्वेश्चन इज नॉट व्हिच इज द बेस्ट, बिकॉज़ बेस्ट विल चेंज एवरी ईयर। यस एग्जैक्टली। आपको मजेदार डेटा देता हूं, कोई एक म्यूचुअल फंड जो टॉप 25 में रहा एक क्वार्टर में, वो अगले क्वार्टर में 75% चांस है कि वो टॉप 25 में नहीं रहेगा। इतना बड़ा है। तो यानी कि एक क्वार्टर का टॉपर देखा मैंने, अभी पीछे कोई एक बहुत बड़ा फ्लेक्सी कैप फंड बहुत फेमस हो रहा है, तो सब उठाए, सब लोग उठाने लग गए। फ्लेक्सी कैप फंड ने पिछले कुछ महीनों में नहीं दिया रिटर्न। देयर इज अ PMS, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी, उसके ओनर बहुत फेमस, उन्होंने किताब भी लिखी है, उनके PMS ने पिछले 3 साल में 11% रिटर्न दिया सालाना। सो वी कैन नॉट बी राइट एवरी टाइम, मतलब हम बेस्ट नहीं उठा पाएंगे। तो हमारे के लिए राइट क्या है? राइट डिपेंड करता है आपका गोल क्या है, और गोल के साथ आपका ड्यूरेशन क्या है। तो इफ योर ड्यूरेशन इज लॉन्ग, 10 साल, 15 साल, 20 साल, देन यू शुड पिक अप हाई रिस्क म्यूचुअल फंड्स, व्हिच इज मिड कैप, स्मॉल कैप, ठीक है, दैट काइंड। इफ योर ड्यूरेशन इज 7 years, 6 years, मतलब मीडियम टर्म है, तो यू शुड पिक अप लार्जर कैप कंपनीज, उस पे स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो आपका ज्यादा पैसा लार्ज कैप में जाना चाहिए, कम पैसा स्मॉल कैप में जाना चाहिए। अगर आपका होराइजन 3 साल का है, तो आइडियली आपका इक्विटी में इन्वेस्टमेंट मुश्किल से 20-25% होना चाहिए, बाकी डेट में होना चाहिए। और अगर 1 साल है तो प्योरली डेट में होना चाहिए, म्यूचुअल, ये अपना FDs हो गए, लिक्विड फंड्स हो गए, बॉन्ड्स, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन बॉन्ड्स हो गए, उसमें होना चाहिए। तो सर इसका रेशियो कैसे डिवाइड करेंगे? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे को 1 CR है मेरे पास, मुझे लमसम SIP भी करनी है, लमसम म्यूचुअल फंड भी लगाना है, तो मुझे कैसे स्ट्रैटेजी? अगेन आपको पहले ये चेक करना आपका गोल क्या है, और उसके लिए गोल, अमाउंट, टाइम, ये चीज मेरे को चाहिए। फॉर एग्जांपल गोल है मेरा कि मेरे को एटलीस्ट 20 to 30 CR का कॉर्पस चाहिए। कब चाहिए? एटलीस्ट 30 years में, 30 साल में चाहिए ना। नाउ यू कैन पुट 80-90% फंड इन म्यूचुअल, मिड कैप एंड स्मॉल कैप एंड हाई रिस्क फंड्स, बिल्कुल डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम। तो सर जैसे कि कभी-कभार ऐसा भी होता है, जैसे कि स्मॉल फंड में भी इतने सारे हैं, पारक है, क्वांट है, तो उसमें भी आप स्ट्रैटेजी कैसे होती है कि मेरे को ये वाला इसी कंपनी का लेना है, इसी मैनेजर का लेना है, क्योंकि मैनेजर डिसाइड करना भी बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगेन इसमें ना कभी भी आप बेस्ट नहीं उठा पाओगे। तो 2-3 मैं आपको थीसिस बता देता हूं इसमें। सबसे पहले ये देखो कि 1 साल के रिटर्न के बेसिस पे किसी को सिलेक्ट मत करो, लुक एट एटलीस्ट 3 to 5 year रिटर्न्स, पॉइंट नंबर 1। सेकंड, देयर इज अ कांसेप्ट कॉल्ड रोलिंग रिटर्न्स, शायद आपने सुना होगा। तो म्यूचुअल फंड में रोलिंग रिटर्न्स होते हैं, तो रोलिंग रिटर्न्स देखिए कि किसका ज्यादा है, ठीक है। रोलिंग रिटर्न्स में क्या होता है? रोलिंग रिटर्न्स मतलब ये होता है कि समझे हमने 5 साल की अवधि ली, तो वो पहले 3 साल का, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, 1 January 2020 से 31 December 2024 इज अ 5 year पीरियड। अब रोलिंग रिटर्न्स क्या होगा? तो वो पहले रिटर्न्स चेक करेगा 1 January 2020 से लेके 31 December 2022 तक, ठीक है। फिर 2 January से लेके 1 January, एक दिन ऐसे बढ़ाता रहेगा, ठीक है। तो उस दौरान वो देखेगा। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं। सहवाग ने अपने करियर में 10,000 रन बनाए, ठीक है, और राहुल द्रविड़ ने भी अपने करियर में 10,000 रन बनाए, ठीक है। आप कौन सा प्लेयर पिक करोगे? सेम ही है दोनों, अभी तो दोनों ने पॉइंट टू पॉइंट अपने करियर में 10,000 रन बनाए। आप सहवाग पिक करोगे या द्रविड़ पिक करोगे? जिसने कम टाइम में बनाए। नहीं, जिससे ज्यादा कंसिस्टेंसी बनाए। मतलब सहवाग होगा जो आया कर पा रहा था, हाँ, कभी 0 पे आउट हो जाएगा, कभी 100 मार देगा, हाँ। पर राहुल द्रविड़ आएगा, आपको पता है 25-30-40 रन बना के जाएगा, 40 जाते हैं हमेशा, ठीक है, हाँ। तो एवरेज भी नहीं, उसने कितनी बार 0 नहीं बनाया, कितना जो उसका एवरेज है, हर बार जो उसका स्कोर है वो एवरेज के अराउंड कितना था, दैट शोज कंसिस्टेंसी। एक स्टूडेंट है, एक बार 60% लाता है, एक बार 90% लाता है, एक बार 30% लाता है, एक बार 40%। दिस इज नॉट अ बैंकेबल स्टूडेंट, बट एक स्टूडेंट है जो 80, 82, 84, 78 ऐसे आता है, तो आपको ये बैंकेबल, आपको पता है इसकी रेंज यही है। तो दैट इज व्हाट रोलिंग रिटर्न्स हेल्प्स यू इन, कि रोलिंग रिटर्न्स आपको आइडेंटिफाई करवा देता है कि कौन द्रविड़ है, कौन सहवाग है, ठीक है। तो रोलिंग रिटर्न्स जिसके ज्यादा कंसिस्टेंट है उसको आपको तवज्जो ज्यादा देना चाहिए। देखिए इन्वेस्टिंग स्टाइल है ना, किसी के समझने की बहुत मुश्किल है। जैसे क्वांट है, वो हाई चर्न फंड है, अब वो हम लोग समझ सकते हैं, हर जन बैठ के नहीं समझ सकता, बहुत मुश्किल है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास एक रेशियो होता है, शार्प्स रेशियो होता है, बेसिकली रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कितना, तो वो आप देख लीजिए, और एक मैक्सिमम देख लीजिए कि उसमें मैक्सिमम ड्रॉडाउन कितना रहा है। तो ड्रॉडाउन का मतलब होता है 1 साल में वो मैक्सिमम कितना नीचे गिरा है। ओके, तो 2 स्मॉल कैप फंड है, 10 साल से चल रहे हैं, एक है जिसने मैक्सिमम 10% गिरा, एक है जो मैक्सिमम 20% तक गिरा है, तो यानी इस वाले में रिस्क ज्यादा है, क्योंकि वो ज्यादा गिरा है, मतलब वो ज्यादा वॉलेटाइल है। एक था वो 10% गिरा, और लास्ट है बेंचमार्क के साथ कंपेयर करो, किसने बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली बीट किया है, समझ गया। तो ये कुछ 5-6 चीजें देखो, उससे ज्यादा आप देख भी नहीं सकते, एंड नोबडी विल एवर बी राइट। ऐसा नहीं है मैंने गलत म्यूचुअल फंड्स नहीं चूज किए, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कैसे करते हैं, बट मेरे से भी गलती होती है, सो ओके, चलता है। और सर आजकल बहुत ज्यादा जो ट्रेंड चल रहा है स्मॉल केस, व्हाट इज दैट?
एग्जैक्टली। स्मॉल केस संजय को रिसर्च करनी आती है तो उसको लगता है कि भाई मैं 10-15 स्टॉक्स उठाऊंगा जो मुझे लगता है फ्यूचर में अच्छा करेंगे। अब मैं म्यूचुअल फंड मैनेजर तो हूं नहीं, यहाँ मैं इतना बड़ा इकोसिस्टम मार्केटिंग नहीं कर सकता, लोग मेरे बारे में जानते नहीं है एज कंपेयर टू अ क्वांट और मोतीलाल और दिस गाइस, वो तो पैसे बहुत खर्च करते हैं मार्केटिंग पे। तो मैं अपना स्मॉल केस बना देता हूँ, वो स्मॉल केस पे पब्लिश होता है और उसमें रिटर्न्स होते हैं। अगर किसी इन्वेस्टर को ठीक लगा तो वो करता है उसको। तो सर वो एक तरह से म्यूचुअल फंड ही तो है। छोटा मतलब माइक्रो म्यूचुअल फंड्स है, मतलब इंडिविजुअल लेवल के म्यूचुअल फंड कोई भी खोल सकता है। जैसे आप अपना पोर्टफोलियो बनाते हो और आप उसको ओपन कर दो, ये मेरा पोर्टफोलियो है, तो दैट्स स्मॉल केस। ओके दैट्स इट। तो उसमें जैसे जिसने खोला है तो उसकी अर्निंग कैसे हो रही है? इसका कुछ होता है, सब्सक्रिप्शन का शेयर मिलता है उनको, या ऐसे कुछ होता है, दैट्स हाउ दे डू। और या फिर एक कैरी होती है कि इतना परसेंटेज रिटर्न्स के ऊपर कुछ उनको मिलता है, कुछ है सिस्टम्स जिसके थ्रू उनको रिवॉर्ड होता है। बट अगेन मैं नहीं करता स्मॉल केस। ओके, आई डोंट डू। हाउ वुड आई बिलीव इन समवन हूम आई डोंट नो? मैं तो एटलीस्ट मुझे पता है कि इंस्टीट्यूशन है, मोतीलाल है, क्वांट है, आईएफएल है, जो भी है, मतलब जो भी इंस्टीट्यूशन, एचडीएफसी, आईसीआईसी है। तो सर लाइक आपका आजकल आप ऑप्शन ट्रेडिंग में भी बहुत करते हैं, तो लाइक ऑप्शन ट्रेडिंग में जो रिसेंटली गवर्नमेंट के नॉर्म्स आए हैं उसने रिटेलर्स को तो डरा दिया कि 15-20 लाख की इन्वेस्टमेंट तो चाहिए, प्रीमियम का भी साइज बढ़ गया है और उसके वजह से गवर्नमेंट भी एक्चुअली एक तरह से देखा जाए रिटेलर्स को पुश कर रही है क्योंकि मैनिपुलेशन बहुत होती है उसमें, स्पेकुलेशन हम बहुत करते हैं। तो उसको आपको क्या रहेगा आपका राय? देखो पहले तो मैं आजकल से नहीं कर रहा हूँ ऑप्शंस ट्रेडिंग, आई एम डूइंग इट सिंस लास्ट 18 इयर्स। तो मैं भी पहले ऑप्शंस खरीदता था, सब कुछ करता था, नाउ आई एम एन ऑप्शन राइटर, तो मैं हेवीली ऑप्शंस राइट करता हूँ। देखिए ये वैसे भी बिग बॉयज क्लब है, ये है ही नहीं बच्चों के लिए। सेकंड है, आप है ना बिना सीखे इस ट्रेड इसमें नहीं आ सकते। लोगों को लगता है हम रोज इसमें से पैसा कमा देंगे, रोज पैसा कमाना इसमें ऑलमोस्ट नामुमकिन, ठीक है। वो हम कहते हैं स्टॉक मार्केट इज द मोस्ट डिफिकल्ट प्लेस टू मेक इजी मनी। यस, तो लोग कहते हैं इजी मनी है स्टॉक मार्केट में, बट इट इज एक्चुअली द मोस्ट डिफिकल्ट प्लेस टू मेक इजी मनी। तो ऑप्शंस में जो गवर्नमेंट कर रही है या सेबी कर रही है, मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत खराब बात नहीं है। जिसके पास दम हो वही एंट्री करे। अभी क्या है, लॉट साइज 15 है, प्रीमियम 100 रुपए 200 रुपए है, तो आदमी 3000 रुपए के बेट पे खेल लेता है। बैंक निफ्टी का एक लॉट ले लिया, खरीद लिया। अब आप समझो होता क्या है कि मार्केट खराब भी हो रही है इसके चक्कर में। मार्केट खराब नहीं है, देखो लिक्विडिटी आती है इसके चक्कर में, ऐसा नहीं है, लिक्विडिटी प्रिवेल्स। सेबी इज वेरी कंसर्न्ड अबाउट हाउस होल्ड सेविंग्स गेटिंग बर्न्ड इनटू दिस, बिकॉज़ जिस इसमें जीत कौन रहा है? जीत रहे तो वो जो ऑलरेडी अमीर है। यस, तो वो अमीर तो और अमीर हुए जा रहे हैं। गलती अमीरों की नहीं है, गरीब खुद गरीब होने आ रहे हैं, वो खुद ही आ रहे हैं, वो खुद ही आ रहे हैं गरीब होने। भाई अगर एक लॉटरी की टिकट बिक रही है तो कोई खरीद भी तो रहा है। तो पॉइंट ये कि वो बंदा ये सोचता है कि मैं 100 रुपए का खरीदूंगा, 1 करोड़ की लॉटरी लग जाएगी। वो ऑप्शंस में भी यही सोचता है। आज अगर समझो बैंक निफ्टी 52,000 है और वो कहता है मैं 55,000 का कॉल लूंगा, तो ही इज बाइंग अ लॉटरी। 3000 पॉइंट निफ्टी ऊपर, बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, उतना वेट करेगा वो, और वो भी लेट्स से 7 डेज में जाना चाहिए, वीकली एक्सपायरी या फिर मंथली एक्सपायरी, तो पूरे महीने में जाना चाहिए। सो हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, हम प्रॉफिट पे नहीं करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट पे करते हैं। तो हम लोग बेसिकली ऑप्शन सेलर्स जो होते हैं वो भी एक तरीके के आपके वही हैं जो लॉटरी की टिकट ही बेच रहे हैं, पर छोटे लेवल पे। तो बड़े लेवल पे तो ये सारे जो आपके ब्रोकर्स काम कर रहे हैं जिनको सबसे ज्यादा पैसा बनता है। हमारे को पैसा बनता है, हम जब ऑप्शंस राइट करते हैं तो हमारे को कुछ प्रीमियम मिलता है, उसके लिए हमारा पैसा लगता है, हमारा मार्जिन लगता है, और हम अपनी 1.5-2% से ऊपर की आरओआई निकालना बहुत मुश्किल है स्टॉक मार्केट में। बट उतना भी आप निकालो तो बहुत आगे हो जाता है, बिकॉज़ एफडी तो 7-8% ही देती है। तो ज्यादातर आप स्मॉल कैप में ही म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो या कैसे? देखिए मेरा ना बास्केट डिवाइडेड है। सो फॉर एग्जांपल वन इज म्यूचुअल फंड्स, तो जाना ही जाना है, तो उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, उसमें लगे हुए हैं जो भी 7-8 फंड्स लगे हुए हैं उसमें जाता है पैसा। थोड़ा मॉनिटर कर लेते हैं हर 6 महीने में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो देख लेते हैं। और स्विचिंग अ म्यूचुअल फंड इज आल्सो नॉट वेरी एफिशिएंट, बिकॉज़ उसमें कैप गेन्स हैं, एग्जिट लोड्स हैं, ये सब है, तो वो इतना एफिशिएंट नहीं है टू जस्ट कीप ऑन स्विचिंग म्यूचुअल फंड्स एवरी डे। तो वो करते हैं। सेकंड मेरी एक ईटीएफ स्ट्रेटजी है, तो मैं ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करता हूं। मैं डायरेक्ट स्टॉक्स नहीं करता, बिकॉज़ उसमें बहुत एक्सट्रीम कंसंट्रेशन है। सर आपने पहले करते थे, मतलब पहले मैं भी नहीं, मेरे फादर बहुत करते थे, ही यूज्ड टू डू इट फॉर मी। बट मैंने एक्टिवली तो स्टॉक बाइंग बहुत टाइम से छोड़ दिया, मेरे हिसाब से 2016-17 से छोड़ दी थी। जब मुझे समझ आ गया एसआईपी कितनी पावरफुल है, तब मुझे लग गया था कि यार ये वेस्ट ऑफ टाइम है, अब अपना काम करो और एसआईपी को अपना काम करने दो। तो आई फेल्ट दैट, तो मैंने इसलिए वो किया। आजकल रिटेल इन्वेस्टर्स मिड कैप और लार्ज कैप को छोड़ के स्मॉल कैप पे भाग रहे हैं, बहुत ज्यादा ट्रेंड हो गया अभी कि उनको लगता है कि भाई कि इसमें ज्यादा पैसा बनेगा, बट समझ नहीं आती उनको कि रिस्क एपेटाइट ज्यादा होना चाहिए, पैसे गंवाने का भी सबसे बड़ा वे वही है। देखो कोई भी व्यक्ति को एक अपना जो भी उसका इन्वेस्टेबल कॉर्पस है उसमें से 15 से 20% का जो पैसा है वो स्मॉल कैप मिड कैप ये सब में लगाएगा तो चल जाता है। बट आपको बचा हुआ जो पैसा है वो अपने गोल्स के हिसाब से म्यूचुअल फंड्स में या ईटीएफ्स में डाल देना चाहिए, बिकॉज इट इज बेटर टू इन्वेस्ट इन अ बास्केट एज कंपेयर टू इन्वेस्टिंग इन अ डायरेक्ट स्टॉक। यस, आज मुझे क्या पता था कि किंगफिशर के साथ क्या होगा, कई डीएचएफएल जैसी कंपनी व्हिच वाज वंस अ वेरी वेरी बिग कंपनी, वो चली गई। देन यू हैड लॉट ऑफ केसेस, गीतांजलि चली गई, डीएस कुलकर्णी चली गई, ऐसी बहुत सारे कंपनीज हैं, सिंटेक्स चली गई, बीसीजी का भी बीच में प्रॉब्लम हुआ, जेट एयरवेज, ऐसे कई, यस बैंक, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट जायंट्स, मतलब जो ऐसा लगता था टाइटैनिक थी, मतलब कभी डूब नहीं सकती टाइप थी, तो वो गई। तो वी कैन नॉट, वी कुडंट हैव प्रेडिक्टेड यार कि हमें क्या पता अंदर खाते क्या चल रहा है, अंदर खाते क्या चल रहा है, किसको क्या पता है। आई थिंक वी शुड नॉट गेट इनटू ऑल दीस गेम्स, दिस इज नॉट आवर गेम। आप मार्केट बहुत बड़ी है और वहां बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स बैठे हैं जिनके पास नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, टाइम है, लेट देम प्ले ना। वो तो आपसे छोटी सी फीस ही तो ले रहे हैं, सही बात, आपका पैसा मैनेज करके दे, आपको अच्छे एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स कमा के दे रहे हैं, आप उनको दे दीजिए पैसा। एक चीज मुझे और जानती है सर, जैसे कि
एक सर्टेन लेवल पे इंसान का अगर कोई एक मिड साइज कॉर्पस हो गया तो क्या होता है कि हम सब सोचते हैं कि यार प्रॉपर्टी ले लेते हैं। तो आप क्या प्रेफर करेंगे कि प्रॉपर्टी लेके मैं उससे रेंटल इनकम अर्न करूं या फिर मैं उसको हाई डिविडेंड स्टॉक्स में डाल के उससे डिविडेंड अर्न करूं? देखिए पहले तो सेकंड वाली ऑप्शन यहाँ पे खत्म ही हो जाती है, बिकॉज मैं हाई डिविडेंड स्टॉक्स पे तो डालूंगा नहीं, मैं स्टॉक्स में डालता नहीं और ना ही मैं किसी को रेकमेंड करूंगा, बिकॉज डिविडेंड आएगा तो वो डिविडेंड एक्स होता है, तो जैसे वहां पे उतना प्राइस ड्रॉप भी हो जाता है स्टॉक में, फिर यू आर ऑल्सो बेटिंग ऑन द फैक्ट कि ओवर लॉन्ग पीरियड आपको रिटर्न्स दे देगा, कुछ दे देगा, और डिविडेंड यील्ड्स बारिंग सम गुड कंपनीज सबकी वही 1-1.5-2% के रेंज में ही रहती है। सो देखिए अगर किसी को रेंटल के पर्सपेक्टिव से हाउस लेना है तो हाउस ना लेके कमर्शियल ले ले, ओके, तो एटलीस्ट 6 से 8% का रेंटल यील्ड मिलेगा एज कंपेयर टू हाउसिंग जिसमें 2 से 3% मिलता है। तो पहले से बेटर है कि निफ्टी में डाल दे डायरेक्ट। देखिए 50 में मैं हर जन जो है ना वो कंफर्टेबल नहीं होता मार्केट्स के साथ। आज भी अगर आप हाउस होल्ड सेविंग्स देखेंगे तो 50% जो है वो रियल एस्टेट में, 17% जो है वो एफडी में है, करीबन 10% 12% गोल्ड में है। तो आज भी अगर आप देखें तो 80% हाउस होल्ड सेविंग्स जो है बहुत सुपर सेफ एसेट्स में है। इक्विटी में तो हार्डली 5.5% है, तो मतलब 100 रुपए में से अगर हमारा 100 रुपए हाउस होल्ड सेविंग्स है, 5.5 रुपए इक्विटी में है, बाकी तो सब उधर पड़ा हुआ है गोल्ड में और ये सब। इंडिया ओन्स 25,000 टन्स ऑफ गोल्ड, व्हिच इज हाउस होल्ड गोल्ड, व्हिच इज मोर देन चाइना एंड यूएस। तो आप समझ सकते हो कि इंडिया एज अ कंट्री इज वेरी सेविंग एंड इन नेचर, कि भाई इससे मतलब डर बहुत लगता है एक नॉर्मल इंडियन इन्वेस्टर को। आज आप किसी को एफडी के लिए बोलो तो वो फट लगा देता है, किसी को बोलो निफ्टी 50 में डाल दो नहीं डालेगा। सही बात है। तो आई थिंक देयर हैव बीन एक्सपीरियंसेस जो वो किए उन्होंने, शायद उस वजह से उनको लग रहा हो ये बात। आप पर्सनली अपने कॉर्पस से कितना परसेंटेज रखते हैं एफडी में? मैं सिर्फ अपने 6 महीने के एक्सपेंस, ओके, 6 months एक्सपेंस, बाकी सारा एसआईपी सर? बाकी या तो एसआईपी होगा या लमसम हो जाएगा या ईटीएफ्स हो जाएगा या इसी में जाएगा। मतलब मेरे फादर हमेशा मुझे बोलते हैं कि घर तो बेटा होना चाहिए, वो तो रेंट पे मत रहो। तो आपकी, लेकिन आपकी फिलॉसफी बिल्कुल ऑपोजिट है इससे। तो हाँ, व्हाई एंड हाउ? व्हाई एंड हाउ, देखिए घर खरीदने का ना मेरे कुछ थीसिस है। मुझे ऐसा लगता है कि घर आपको यंग एज में नहीं खरीदना चाहिए। सेकंड, घर आप तब खरीदो जब आप श्योर हो कि आप एक जगह पे एक अच्छा टाइम निकालने वाले हो, बिकॉज उसको बेचने के हैसल्स भी बहुत ज्यादा, इट्स एन इलिक्विड एसेट। थर्ड, ऑफ लेट हाउसिंग हैज गॉन अनअफोर्डेबल। मतलब पहले क्या होता था कि जैसे एनसीआर का मैं एग्जांपल देता हूं आपको, नोएडा का खासकर, कि जो एवरेज इनकम थी, एक घर जो था उस एवरेज इनकम का 2.5 गुना होता था। सो किसी का 10 लाख इनकम है तो 25 लाख रुपए में आपको 30 लाख रुपए में घर मिल जाता था। ठीक है, 1-2 बेडरूम 30 लाख में मिलता था नोएडा में। आज नोएडा में मेरे को लगता है करोड़ रुपए से नीचे कोई घर है, पर इनकम उतनी स्पीड से नहीं बढ़ी। तो आज जो इनकम है वो 11 गुना है। मतलब इट्स नाउ द रेशियो हैज गॉन टू 11 टाइम्स। आइडियली यू कैन नॉट स्पेंड मोर देन 4 टाइम्स ऑफ योर सैलरी इनकम, मतलब जो भी है। अगर आपकी साल की इनकम 10 लाख है तो आप 40 लाख से ऊपर का घर ले ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि 10 लाख तो पहले आपको डाउन पेमेंट चाहिए, फिर आपकी 30 लाख की लोन होगा, 30 लाख पे आपका किश्ती 25,000 होगी, तो आप कहां से दे दोगे ये सब चीजें? इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। सो और ये थंब रूल एचडीएफसी के चेयरमैन ने रखा था कि इनकम का 4 टाइम्स इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट यू कैन बाय। तो अगर आप 2.5 लाख रुपए कमा रहे हो साल का, आप 10 लाख का घर ले सकते हो। 10 लाख में क्या मिलेगा आप देख लो जाके। ठीक है, अगर आप 50,000 महीना मतलब 6 लाख भी कमा रहे हो तो भी 24 लाख, मतलब देयर इज नो अवेलेबिलिटी ऑफ इन अ सिटी। हाँ, आपको लगता है जी कि मुझे 3-4-5 लाख में एक प्लॉट मिल रहा है, मुझे ऐसा लगता है ये 3 साल बाद 4 साल बाद ये प्लॉट में चांस है कि 25-30-50% बढ़ जाए, 2 गुना हो जाए। ठीक है, कर लो, पर वो पैसा इनलिक्विड होने वाला है, ये याद रखना। वो पैसा अवेलेबल नहीं होगा आपके पास अगले 5-7 साल के लिए, इट्स गॉन। सो पॉइंट ये है कि जो भी घर लेना है, घर आप लो भाई, किसी ने मना नहीं किया, क्या आप उसको अफोर्ड कर सकते हो, इज द बिगर क्वेश्चन। वो लोग कहते हैं घर इमोशन वाला, इमोशन के लिए भी औकात चाहिए भाई। अगर आज आप किसी को खासकर साउथ दिल्ली में घर खरीदना है, 3 बेडरूम 2 बेडरूम भी खरीदना है, तो आपको 2.5 करोड़ से नीचे कुछ नहीं मिलने वाला। तो 2.5 करोड़ मतलब आपकी आमदनी वो 4 के रूल से नीचे 60 लाख रुपए साल की। तो अगर आपके पास है 60 लाख रुपीस की इनकम तो खरीद लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, देयर इज नो प्रॉब्लम। सो हाउस बाइंग वर्सेस हाउस रेंटिंग, माय फंडामेंटल इज वेरी सिंपल, दैट till the time I cannot afford a house, I will not afford a house. Yes. Now, in my case, I can afford a house. मेरे को कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे लगता है मेरा पैसा उससे बेटर रिटर्न दे देगा, and I'm not sure I will stay in the same place for a very long time. Yes. तो मुझे लगता है ठीक है, why should I, मैं क्यों अपने आप को बांधूं यहाँ पे? So all of this combined, देखिए as I said, जब मैंने स्टार्ट किया था ना, मुस्कान के लिए अलग है, आपके लिए अलग है, ठीक है। तो हर जन का साइंस अलग है। हो सकता है उनके लिए वो कि नहीं मेरे को तो जीवन में घर चाहिए ही चाहिए, खुद का इमोशनल कनेक्ट है। पर रौनक को लगे नहीं यार क्या फर्क पड़ता है यार, अपन कल को इधर रह लेंगे, परसों इधर रह लेंगे, कोई चक्कर नहीं। सो हर जन के लिए फाइनेंस इज वेरी डिफरेंट, बट उसके लिए भी आपका बेसिक मैथ तो सेट होना चाहिए। वो 10 लाख की अगर उनकी इनकम है, वो सोचे जी मैं 2 करोड़ का घर लूंगा, दैट्स नॉट पॉसिबल। ऐसे कैसे, ठीक है मैं थोड़ा पुश करके 40 की जगह 50 लाख का घर ले लेती, उतना हो सकता है, या पापा ने सपोर्ट कर दिया 70 लाख का ले लेती। बट देन इफ शी इज बाइंग अ 2 करोड़ रुपए हाउस, तो वो तो उनका बैंड बजना तय है। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। मेरा घर खरीदने और बेचने का ये वो नहीं था कि बिल्कुल ही मत खरीदो, पहले आपके पास वो क्षमता होनी चाहिए। सर रेंट डिसाइड करने में कोई स्ट्रेटजी होती है कि मेरी सैलरी इतनी है तो इतना परसेंटेज 10% से ऊपर नहीं होना चाहिए आपका रेंट। अगर आपकी सैलरी समझे 10 लाख रुपए साल की है, तो आप 1 लाख 10,000 रुपए महीना टाइप्स पे आप देख सकते हैं। अगर आप 25,000 रुपए करते हो तो ज्यादा से ज्यादा 4-3-4,000 5,000 भी अपर लिमिट जिस पे आप रेंट पे रह सकते हो, उससे ज्यादा आपको नहीं देना चाहिए। अब देखिए कोई 25,000 कमाता है, मैं अज्यूम करता हूँ बहुत ही अभी स्टार्ट ही किया है, तो मे बी बैचलर होगा, तो वो ही कैन शेयर अपार्टमेंट विद सब 2-3 फ्रेंड्स और रूम शेयरिंग हो सकती है, तो वो सब कर ले।
देखिए सबके करियर्स ऐसे ही स्टार्ट होते हैं, ऐसे ही स्टार्ट होंगे, ठीक है। कुछ बच्चे होंगे जो थोड़े प्रिविलेज्ड होंगे, कुछ बच्चे नहीं होंगे। बट इफ यू आर नॉर्मल, कम फ्रॉम अ नॉट अ ग्रेट बैकग्राउंड और आपकी 25-30 हजार की स्टार्टिंग सैलरी है, तो शुरू में तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा टू ग्रो इन लाइफ, तो ऑप्शन ही नहीं है। पर्सनली सर आपको क्या लगता है कोई ऐसे स्किल जो रेडी टू स्टॉक मार्केट हो, जो हर इंसान को अक्वायर करने चाहिए ताकि वो अपना सक्सेस में स्टॉक मार्केट बढ़ा सके? पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहली स्किल आपको जो अक्वायर करनी चाहिए स्टॉक मार्केट या इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में, वो है कि फोमो से बचो। ठीक है, ये स्किल है मेरे हिसाब से अपने आप में। ये जो इंस्टाग्राम वर्ल्ड और ये जो यूट्यूब वर्ल्ड है जिसमें हर जन बड़ा खुश है, इंस्टाग्राम में तो कोई दुखी दिखता ही नहीं मेरे को, ठीक है। हाँ, तो ये सही बोला। सारे खुश हैं कि सबके पास लैम्बोर्गिनी है, सबके पास फरारी है, सब कुछ घुमा रहे हैं। तो आई थिंक वो फोमो जो है ना, वो फोमो से आदमी को बचना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक बार क्या हुआ, मैंने अपनी क्लास में एक एक्सरसाइज करी, आप लोग भी जाके घर पे करना। आपने जो भी चीज ओन करते हो, फॉर एग्जांपल आपके पास शर्ट्स है, ट्राउजर्स, एक्सेसरीज, घड़ी, सब कुछ है, आपने कौन सी चीज को 1 साल हो गया नहीं छुआ, टच भी नहीं किया? बहुत चीज होंगी ऐसी सर। ठीक है, हाँ। अब क्या प्रोबेबिलिटी आप उसको टच करोगे आगे? बहुत ही कम होएगी। तो खरीदते हुए क्या सोचा था? तो यूज करेंगे शायद। प्रिसाइसली यही होता है। तो हमारे पास जब मैंने किया तो बॉयज के केस में वो 60-65% केस निकला और फीमेल्स के केस में थोड़ा ज्यादा निकला, 80% निकला। ओके, ठीक है। अगर आप रिकलेक्ट करोगे, मेरे पास कितने एज हैंडबैग्स है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो कौन से कितने ऐसे होंगे जिनको आपने 1 साल से छुआ नहीं होगा? घड़ियां होंगी जो 1 साल से छुई नहीं होंगी, बट खरीदते वक्त तो आपने खरीद लिया, पैसा लगा दिया और वो फंसा हुआ है। तो लाइफ में यू विल इनिशियली हैव अ चॉइस ऑफ लग्जरी ओवर लाइफस्टाइल, लाइफ में यू विल हैव अ चॉइस ऑफ फ्रीडम ओवर लाइफस्टाइल और लाइफस्टाइल ओवर